सुप्रभात बेटा। आज हम 8वीं क्लास का अपना छठा अध्याय हमारा घर पढ़ रहे हैं। घर क्या होता है? जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है बेटा। सभी मनुष्य को भोजन और वस्त्र के पश्चात मनुष्य की मूल जो आवश्यकता है वो उसका क्या होता है? रहने का स्थान, जिसको हम कहते हैं घर। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी घोंसले में या गुफाओं में रहकर अपना घर बनाते हैं। घर में जो हमारे हैं अनेक प्रकार के कमरे होते हैं, उन कमरों में अनेक फर्नीचर होते हैं। और प्रत्येक घर में कितने कमरे होने चाहिए तो परिवार की आवश्यकता और आय पर निर्भर करता है। घर जितना बड़ा होगा उतना ही फिर हम क्या करेंगे, परिवार के सभी सदस्य सुविधा पूर्वक रह सकते हैं। अब हम इसमें बढ़ रहे हैं कि घर में कौन कौन सी कमरे होते हैं। पहला हमारा है आंगन तथा बरामदा। हर घर में आंगन और बरामदा होना आवश्यक है। आंगन और बरामदे का हमें लाभ क्या होता है कि उसमें पर्याप्त रूप से प्रकाश, धूप व हवा रहती है। आजकल समस्या के कारण आंगन न के बराबर मिलते हैं घरों में, लेकिन घर के कमरे के आगे हमें बरामदा अवश्य होना चाहिए। बरामदे से हमें क्या लाभ होगा कि कमरे में जो गर्मियों व ठंड से बचे रहते हैं, गर्मियों में ठंड से बरामदे के प्रयोग के लिए हम अन्य कार्य के लिए कुछ भी सामान रख सकते हैं, जैसे जूतों का रैक है, छाते है, रेनकोट है, वो हम छोटी अलमारी या कुटिया बना सकते हैं और उसपे रख सकते हैं। और अगर हमारा बरामदा बड़ा है तो हम एक हल्की बैठने वाली कुर्सी या मेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा। हमारा पहला हमने पढ़ लिया आंगन तथा बरामदा। फिर दूसरा हमारा बैठक या रहने का कमरा। बैठक क्या होता है बेटा? घर में कोई भी गेस्ट आ जाता है तो उसके मिलने जुलने के लिए हमें बैठक की आवश्यकता होती है। परिवार के सभी सदस्य एक कमरे का प्रयोग करते हैं। बैठक घर के प्रवेश द्वार जो होता है हमारा, शुरुआत का जो हम घर में प्रवेश करते हैं उस द्वार के पास होना चाहिए, जिससे कि अतिथि के अन्य कमरों में ना जा सके। उसके लिए रहने वाले कमरे या बैठक के कमरे में क्या क्या फर्नीचर होना चाहिए। फर्नीचर इस पिक्चर में भी दिख रहा है हमें। क्या क्या दिख रहा है? सोफे दिख रहे हैं, टेबल दिख रही है हमें, साथ में दीवार या तख्त दिख रहा है हमें, बीच की मेज है, कोने की मेज हमें दिखाई दे रही है, गद्देदार कुर्सियां है भी है इसमें। ठीक है बेटा, ये हमारे फर्नीचर होता है। फिर फर्नीचर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? जैसे इस पिक्चर में की गई है। ठीक है बेटा। जिससे कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अतिथि को चाय शरबत आदि पिलाने में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उठाना ना पड़े, आराम से वहां पे पहुंचा जा सके। साथ में 6 या 7 व्यक्ति के आराम से बैठने की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। कोने में रखी मेज पे फूलदान वगैरह रख सकते हैं हम, या कोई भी पत्रिकाएं रख सकते हैं। बैठक के दरवाजे और खिड़कियों पर क्या होना चाहिए? पर्दे होने चाहिए। कमरे में सुंदरता के साथ होने चाहिए पर्दे भी। बैठक के परिवार के सदस्य के मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए बैठक में टेलीविजन या रेडियो भी हम रख सकते हैं। अगर हमारा बजट के अनुसार हम सजावट के लिए फर्श पे कालीन या फिर दीवार पर चित्र आदि के भी साधन हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हमारा तीसरा पॉइंट है भोजन का कमरा। ऊपर पिक्चर भी दिख रही है, ये भोजन का कमरा है। प्राय जगह के अभाव के कारण अब भोजन खाने का कमरा जो है अलग से बनाना संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जगह कम है तो नहीं बनाते हैं कई तो। लेकिन रहने के कमरे, रसोई घर के बाहर के बरामदे में भोजन खाने की व्यवस्था हम कर सकते हैं। भोजन का कमरे में क्या क्या फर्नीचर होना चाहिए? परिवार के सदस्यों के अनुसार मेज और कुर्सियां होनी चाहिए। भोजन परोसने वाली मेज और पहिए वाली ट्रॉली हो सकती है। प्लेटें आदि रखने के लिए अलमारियां, ये हमारे भोजन के कमरे में फर्नीचर होने आवश्यक है। फिर फर्नीचर की व्यवस्था हम कैसे करेंगे कि भोजन के कमरे में मेज व कुर्सियां ऐसी रखी जानी चाहिए जिससे कि आराम से बैठ सके और आराम से खाना खा सके। एक ही कमरे में बैठक व भोजन खाने का कमरा बनाना हो तो व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए कि अलग अलग कार्य करते समय किसी प्रकार की रुकावट ना आए। ठीक है बेटा। दोनों के बीच में लकड़ी का स्क्रीन, शेल्फ या पर्दा लगाकर उसको हम विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जगह के अभाव में रसोई घर में या बरामदे में भी मेज रख के हम खाना खा सकते हैं। अगर जगह की कमी है तो हम करते हैं ना घर पे, रसोई घर में ही खाना खा लेते हैं वहीं पे बैठ के। फोर्थ हमारा सोने का कमरा। परिवार के सदस्यों के अनुसार घर में सोने के कमरे का भी प्रबंध होना आवश्यक है। सोने का कमरा क्या होता है? उसमें हवादार और प्रकाशमय होना चाहिए। सोने के कमरे में हम क्या करते हैं? विश्राम करते हैं अथवा सोने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके लिए फर्नीचर कैसे होना चाहिए? आरामदायक होने चाहिए जिससे कि आराम मिले। सोने के कमरे में एक श्रृंगारदार भी हो सकता है। ठीक है बेटा। हमारे पिक्चर में दिख रहा है ना, पेज नंबर 59 पे
ये सोने का कमरा है। इसमें फर्नीचर क्या होना चाहिए? सोने के लिए आवश्यकता के अनुसार पलंग होना चाहिए, कोने की मेज हो, आराम कुर्सी हो, श्रृंगार मेज हो, स्टूल हो, कपड़े आदि रखने के लिए लकड़ी या लोहे की अलमारी भी होनी आवश्यक है। तो ये हमारे होना आवश्यक होता है। उसके लिए जब हम फर्नीचर की व्यवस्था करते हैं तो उसमें कैसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सोने के कमरे में दोहरे पलंग की, मतलब डबल बेड की होना चाहिए। कमरे के दोहरे पलंग को एक दूसरे से सटाकर अलग अलग रखा जा सकता है, लेकिन पलंग में कुछ दूरियों पर दीवार के सहारे श्रृंगार में स्टूल, अलमारी आदि रख सकते हैं। खिड़कियों के पास ही किसी अन्य जगह मेज या कुर्सी रखकर बैठकर हम पढ़ने, लिखने, सिलाई या कढ़ाई का काम कर सकते हैं। मनोरंजन के साथ उनके टेलीविजन, रेडियो आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सोने का कमरा होता है। ठीक है, बेडरूम में नहीं होना चाहिए सोने का कमरे में। टीवी वगैरह वो हमारा किस में हो सकता है? गेस्ट रूम में, जो अभी हमने बैठक पढ़ी थी उसमें। पांचवा, हमारी पढ़ाई का कमरा। सभी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आवश्यक है कि अलग से कमरा उपलब्ध हो, जिससे क्या फायदा होगा कि अगर ना तो वहाँ पे शोर आएगा, सिर्फ पढ़ाई का माहौल बनेगा। ठीक है, इसलिए अलग से कमरा होना चाहिए। ऐसे कोना पढ़ने के लिए बनाना चाहिए जहाँ हम पढ़ सके। फिर फर्नीचर क्या होना चाहिए सोने पढ़ाई के कमरे में? पढ़ने के लिए मेज, कुर्सी, लैंप, पुस्तकें आदि रखने के लिए अलमारी अथवा रैक आदि होने चाहिए। फर्नीचर की व्यवस्था जब हम करते हैं तो कमरे में एक मेज व कुर्सी ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए जहां प्रकाश उचित प्रबंध हो। जहाँ मेज के पास ही अलमारी होनी चाहिए या रैक होना चाहिए जहाँ किताबें रख सके या उठा सके पढ़ने के लिए, बार बार उठना ना पड़े। पढ़ने का कमरा का वातावरण बिल्कुल शांत होना जरूरी है, जिससे कि बच्चा का मन जो है पढ़ाई में लग सके। अगला हमारा है रसोई घर। प्रत्येक घर में एक रसोई घर अवश्य मिलेगा, जिसमें भोजन पकाना, परोसने आदि का कार्य किया जाता है। रसोई घर में गृहिणी सुविधापूर्ण कार्य कर सके, ऐसा रसोई घर होना चाहिए। रसोई घर अन्य कमरे से कुछ दूरी पर ही होना चाहिए, जिससे कि धुआं, खाने की गंध कमरे में न जा सके। ठीक है, थोड़ी दूरी पे होनी चाहिए। रसोई घर का कहाँ होनी चाहिए? जहाँ पर्याप्त प्रकाश आता हो, वायु का आवागमन भी अच्छी तरह से होता हो। खिड़कियां रोशनदान भी होनी चाहिए उसमें, और निकासी पंखा भी हो सकता है रोशनदान में। ठीक है, एग्जिट फैन जिसको हम बोलते हैं, या चिमनी का भी उपयोग कर सकते हैं। आज के समय में चिमनी का भी उपयोग किया जाता है। रसोई घर के दरवाजे, खिड़कियों पर तार की जाली लगानी चाहिए, जिससे कि हवा और प्रकाश आते रहे और मच्छर माखी से भी बचा रहे, मच्छर माखी भी अंदर ना आए। ठीक है, जाली वाला दरवाजा होना चाहिए। फिर है रसोई घर में कार्य की व्यवस्था। जब रसोई घर में गृहिणी काम करती है तो उसमें कुछ कार्यों की व्यवस्था करती है। पहले खाद्य पदार्थों का संग्रहण, तैयारी। पहले वो खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता इकट्ठी करती है, फिर उसको तैयारी करती है, फिर खाना पकाती है, फिर परोसती है, बनाती है। और परोसना क्या होता है? देना, कि दूसरे को सर्व कर देना। और लास्ट में वो कार्य क्या करती है? बर्तन की सफाई। ठीक है बेटा, इस प्रकार से कार्य को एक गृहिणी विभाजित करती है। इन कार्यों को भली प्रकार संपन्न करने के लिए रसोई घर का 3 केंद्रों में विभाजित किया जाता है। कितने में? 3 केंद्रों में। पहला है भोजन तैयारी का केंद्र होता है, दूसरा भोजन पकाने परोसने का केंद्र, और तीसरा बर्तन की धुलाई और सफाई का केंद्र। पहला हमारा है भोजन पकाने, भोजन तैयारी का केंद्र। अब भोजन तैयारी का केंद्र क्या होता है बेटा? तैयार करना, भोजन तैयार करना। तो पहले क्या करती है मम्मी? खाना बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे मम्मी? पहले सब्जियों को काटेगी, आटा छानेगी, गूथेगी, दाल चावल अगर बनानी है तो उनको चुनेगी। ठीक है, इन कार्यों को करने के पश्चात की रसोई घर में अलग केंद्र बनाना आवश्यक होता है, जिससे कि रसोई घर में एक तरफ मेज या सेल्फ रखकर भोजन पकाने की तैयारी की जा सकती है। दरवाजे या खानों में कुछ उपकरण जैसे चाकू, कद्दू आदि रख सकते हैं हम मेज पे या दराजों में। सुविधा के लिए मेज या सेल्फ वाली दीवार पर अलमारी बनाई जा सकती है। जैसे ही पिक्चर में रसोई घर में दिख रही है, अलमारी भी बनाई जा सकती है, जिससे कि उसमें सामान रख सके। खाद्य पदार्थ, आटा है, मैदा है, चावल है, दलिया आदि रखे जा सकते हैं। भोजन से संबंधित बर्तन जैसे परात है आदि भी इसी केंद्र में रखने चाहिए, जिससे कि सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जा सके। अगर रसोई घर बड़ा होता है तो उसमें ही हम क्या रख देते हैं? फ्रिज रख देते हैं। और इसी में अगर और बड़ा है तो खाने का कमरा भी हमारा ये रसोई घर ही बन जाता है। इसी के अंदर में एक अलग से डस्टबिन रखना आवश्यक होता है, जिससे कि छिलके वगैरह फेंकने हैं तो वो ढक्कनदार कूड़ादान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ढक्कन
दार। भोजन तैयारी के केंद्र में ये कार्य किए जाते हैं, ये सामान उसमें होना आवश्यक होता है रसोई घर में। दूसरा है भोजन पकाने और परोसने का केंद्र, एक गृहिणी है। दूसरा क्या होता है, करती है, खाना तैयार हो जाता है तो पकाती है। फिर जैसे सब्जी काटी थी, आटा गूंथा था, तो अब यहाँ पे क्या करेगी, व्यवस्था करेगी, पकाएगी या फिर परोसेगी, देगी। भोजन पकाने के लिए कोई साधन जैसे चूल्हा है, स्टोव है, गैस है आदि को प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। भोजन पकाने व परोसने के लिए प्रयोग में लाने वाले बर्तन है पतीला, भगोना, कढ़ाई, कलछी, चिमटा, संडासा, प्लेट, कटोरी, चम्मच आदि इसी केंद्र में बनी अलमारी में रखने चाहिए, जिसे आसानी में प्रयोग किए जा सके। भोजन पकाते समय प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी, तेल, नमक, मिर्च, मसाले, पापड़ आदि इसी के अंदर में बनी अलमारी में रखने चाहिए, जिससे भोजन पकाने के पश्चात परोसने का भी काम इसी के अंदर में किया जा सके। मतलब रसोई घर में ही रखने चाहिए, अपने आसपास ही। तीसरा हमारा है बर्तन की धुलाई और सफाई का केंद्र। खाना बना दिया जाता है और दे भी दिया जाता है, खाना खा भी लिया जाता है, उसके बाद क्या की जाती है, बर्तनों की सफाई। इसमें कार्य क्या किए जाते हैं, सबसे पहले पकाने से पूर्व सब्जियां, दाल, चावल आदि को धोना होता है। पकाने से पहले बर्तन उपकरणों को धोना। भोजन पकाने से पूर्व अथवा कार्य करते समय हाथों को धोना। भोजन पकाने व पीने के लिए पानी लेना। भोजन खाने के पश्चात गंदे बर्तनों को धोना। तो ये कार्य किए जाते हैं। ये सभी कार्य एक सिंक का होना आवश्यक होता है। सिंक के दाईं ओर और गंदे बर्तन व बाईं ओर खुले धुले बर्तन रखने से के लिए शेल्फ होने भी चाहिए, जिससे कि उसमें रख सके। सिंक में गंदे पानी की निकासी होनी चाहिए और उचित प्रबंध होना चाहिए निकासी का, जिससे कि पानी रुके ना, किचन में ना रहे। सफाई करने के पश्चात ब्रश, झाड़न या राख या बर्तन साफ करने वाले पाउडर आदि रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है बेटा। फिर है हमने सारे कमरे पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं। दूसरा हमने रसोई घर पढ़ लिया। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं घर की देख रेख। घर की देख रेख में क्या पढ़ेंगे हम, घर की साफ सफाई। सभी घरों को क्या करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, साथ में उसको अधिक सुंदर बनाने के लिए सजावट भी करते हैं। तो घर की सफाई हम किस प्रकार करते हैं, घर की सफाई 3 प्रकार से की जाती है। कितनी प्रकार से, 3 प्रकार से। पहले है दैनिक सफाई, दूसरी साप्ताहिक और एक है तीसरी है वार्षिक सफाई। दैनिक क्या होती है, जो प्रतिदिन की जाती है। प्रतिदिन क्या होता है, झाड़ू पोछा होता है, तो वो हमारी क्या होती है, दैनिक है सफाई। दैनिक सफाई करते समय मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला कि गंदी वस्तुओं को साफ करने की अपेक्षा वस्तुओं को साफ रखना अधिक आसान होता है। दैनिक रूप से ही उसको डस्टिंग की जाए। दूसरा है जब वस्तु गंदी हो जाए तो उनको साफ करने में परिश्रम व समय अधिक लगता है तथा वस्तुओं को जीवन भी कम हो जाता है। अगर हम उसको गंदा रखेंगे, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और वस्तु गंदी रहेगी तो वो जल्दी खराब भी हो जाएगी। ठीक है। तो दैनिक सफाई कौन सी सफाई, तो प्रतिदिन हम धूल मिट्टी की सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं या धूल के कारण और डस्टिंग के द्वारा साफ कर देते हैं, वो हमारी दैनिक सफाई कहलाती है। दैनिक सफाई करने के लिए आवश्यक सामग्री झाड़ू है, ब्रश है, झाड़न है, कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े है, कीटाणुनाशक दवाई है, फिनाइल है, रसोई घर के बर्तनों को साफ करने के लिए राख है, बर्तन है, साफ करने का पाउडर है, चिलमची आदि। इसको कैसे करते हैं, सभी बच्चे करते हैं। इसको आराम से पढ़ लेना विधि कि हम कैसे करते हैं। पहले दरवाजे खिड़कियों को अच्छी तरह से साफ करते हैं ना, फिर सामान को एक एक को डस्टिंग करते हैं। ये सारा पूरा पढ़ोगे। फिर कैसे कि आप झाड़ू लगाते हो, फिर पोछा लगाते हो, सामानों को भी अरेंज करते हो, जो भी सामान इधर उधर रखा होता है उसको भी उसी की जगह पे रखते हैं। ठीक है, ये पूरा पढ़ना आप। फिर हमारा दूसरा है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई क्या होती है, जो 7 दिन मतलब सप्ताह में एक बार जो की जाती है। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं या जॉब पे कहीं जाते हैं तो सप्ताह में एक बार हम सफाई करते हैं। जैसे हमारी छुट्टी हो, जैसे रविवार को, संडे को, तो वो हमारी साप्ताहिक सफाई कहलाएगी। जब जिसे जैसी हो, आसान हो, वो दिन चुन सकते हैं। दैनिक सफाई की अपेक्षा अधिक समय लगता है साप्ताहिक सफाई में। इसमें साप्ताहिक सफाई में आते हैं हमारे जैसे छत के जाले उतारते हैं, या गद्दी है जो हमारे सोफे के कवर है या बेड के कवर है, उनकी गद्दियों को उनके कवर निकाल के उनको धोते हैं, या अपने चादरें हम साफ करते हैं, पर्दे साफ करने हैं। ठीक है, तो वे हमारी क्या होती हैं, साप्ताहिक भी हो सकते हैं। तीसरा हमारा वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई होती है जो साल में एक बार की जाती है, उसको हम वार्षिक सफाई कहते हैं। वार्षिक में जो साल में हम जो सफाई करते हैं उसमें हमारी क्या हो सकती है, घर में सफेदी करवा रहे हैं, दरवाजे खिड़कियों पर पेंट करा रहे हैं, तो वो हमारी क्या आएगी, साल की सफाई, वार्षिक सफाई। अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर पे कुछ विशेष वस्तुओं की देखभाल एवं सफाई।
जब हम कुछ वस्तुओं की देखभाल और सफाई करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर में हमारे यहाँ फर्नीचर जो होते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई लकड़ी के, कोई कांच के, कोई बेत के, मतलब अलग अलग किस्म के मिलते हैं हमें। अगर लकड़ी का फर्नीचर है, प्राय जैसे शीशम, सागवान, आबनोस, ढाक, आम, कीकर, पीपल आदि की लकड़ी से बनाए जाते हैं। लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल जब हम करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो निम्न बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। सफाई, फर्नीचर की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। पहला हमने पढ़ लिया है कि फर्नीचर की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। दूसरा हमारा है फर्नीचर को बहुत समय तक गीला नहीं रखना चाहिए तथा